तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि बेसिक होता क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है, फॉर्मेट किस तरह से बनता है। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। यहाँ पे जो हमने कल फॉर्मेट बनाया था, उस फॉर्मेट बनाने में हमें तो पता चल गया था कि फाइनेंसिंग के अंदर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, शेयर्स का ध्यान रखना है, डिबेंचर का ध्यान रखना है और किसका, बैंक ओवरड्राफ्ट का ध्यान रखना है। वैसे ही मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग के अंदर हम बोल रहे थे फिक्स एसेट का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ध्यान रख रहे थे, ठीक है। और बाकी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आ रहा था वो किधर आ रहा था, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ रहा था। इतनी बात समझ में आ रही थी। और मैंने ये भी बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है, ठीक है, वहाँ पे स्टेप्स ज़्यादा है तो उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। कभी मैं बोलूँ जो हमने डिबेंचर लिए थे, ठीक है, उस डिबेंचर को अब हमने क्या करना है, उस डिबेंचर में हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। कभी भी इंटरेस्ट पे करने की बात आए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात आए, तो वो हर समय कहाँ आएगी, वो फाइनेंसिंग में आएगी। समझ में आ रही है बात। और कभी बोले कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो कहाँ आता है, इन्वेस्टिंग में आता है। ध्यान में रखना क्या कहा मैंने कि कभी पेमेंट हो किस चीज़ की, इंटरेस्ट की, डिबेंचर में हो, ठीक है, डिबेंचर के इंटरेस्ट की पेमेंट हो तो कहाँ साइड आएगी, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी, ठीक है। और कभी मैं बोलूँ कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम इंटरेस्ट रिसीव कहाँ करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करेंगे। इतनी बात क्लियर है। वैसे ही मैं बात करूँ कि कभी डिविडेंड रिसीव हो, डिविडेंड रिसीव हो तो हम कहाँ लिखेंगे, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। कभी पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो तो उसको कहाँ लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं कभी इंटीरियम डिविडेंड, हमारा इंटीरियम डिविडेंड पेड लिखा हुआ एडजस्टमेंट पे, हमने पता है कि जो इंटीरियम डिविडेंड होता है वो कहाँ गिवन होता है, हमें एडजस्टमेंट में गिवन होता है। और एडजस्टमेंट में नॉर्मल ना लिखते हुए क्या लिखा हो, इंटीरियम डिविडेंड पेड लिखा हो, तो हम इंटीरियम डिविडेंड पे को इंटीरियम डिविडेंड पेड को हम दो जगह शो करते हैं। एक तो करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और दूसरा हम करते हैं इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ पे शो करेंगे हम, जब हम क्या निकाल रहे होंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम इंटीरियम डिविडेंड को प्लस करेंगे और इंटीरियम डिविडेंड पेड को हम माइनस करेंगे कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करेंगे। मैंने इंटीरियम डिविडेंड पेड जब लिखा हो तो दो जगह एडजस्टमेंट होती है, दो जगह हम इसको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, दो जगह हम इसको लिखते हैं। पर कभी जो इंटीरियम डिविडेंड लिखा हो, सिर्फ क्या लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियम डिविडेंड लिखा हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। और एक और चीज़, कभी गुडविल क्या हो जाए, राइट ऑफ हो जाए या एमोटाइज हो जाए। राइट ऑफ एमोटाइज का मतलब क्या होता है कि जब हमारी गुडविल की वैल्यू घट रही हो, ठीक है, धीरे धीरे घट रही हो। मैंने बोला 2018 में हमारे पास 20,000 की गुडविल थी, 2019 में हमारे पास सिर्फ 18,000 की गुडविल हो गई। तो कितने से घटी है भाई, 2,000 से घटी है। तो उस 2,000 को घटने को ही हम राइट ऑफ कहते हैं या फिर एमोटाइज कहते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लिखते हैं, कब लिखते हैं गुडविल को, जब वो क्या हो रही हो, राइट ऑफ हो रही हो, जब उसकी वैल्यू क्या हो, घट रही हो, जब वो क्या हो रही हो, एमोटाइज हो रही हो, ठीक है। और कभी हमारी गुडविल बढ़ रही हो, मैंने कहा कि 20,000 थी, अब 25,000 हो चुकी है। पहले हमारे पास 20,000 थी गुडविल 2018 में, अब 2019 में कितनी हो गई है, 25,000 हो गई। तो हमारी गुडविल 5,000 से बढ़ी है, 5,000 से बढ़ी है तो मतलब कहीं ना कहीं हमने परचेज़ करी है गुडविल, तो परचेज़ गुडविल हर समय कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या लिखते हैं, परचेज गुडविल को लिखते हैं। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखोगे और जो आपको फॉर्मेट भी याद हो जाएगा तो आप अच्छे से अपना क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत कम चांसेस है कि आपकी क्वेश्चन में क्या होगी, मिस्टेक होगी। समझ में आ रही है बात। अब मैं क्या कर देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे हम इस वीडियो में और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से प्रोविज़न फॉर टैक्स का लेजर बनता है, किस तरह से हम फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट या मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाते हैं और किस तरह से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम किसका करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें किस तरह से क्या करना पड़ता है, हमें आंसर निकालना पड़ता है। स्टेप्स कितने होते हैं, कैसे कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देन क्या निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर देंगे, फॉर्मेट बना देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर
यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट। वैसे यहाँ पे डिटेल भी होता है, पर डिटेल हम कब करेंगे, कब लिखेंगे डिटेल को, जब हम क्या एक बड़ा क्वेश्चन कर रहे होंगे। अभी हम नॉर्मली सीख रहे हैं, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर निकालना आना चाहिए कि किस तरह से आंसर निकालते हैं। समझ में आ रही है बात। बाद में फॉर्मेट की बात कर लेंगे, अच्छे तरीके से एकदम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। पर फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है, क्वेश्चन को सीखना है, किस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है, आंसर निकालते हैं। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें पता है जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या निकालते हैं, कोई सा भी आंसर निकालते हैं, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और कुछ चीज़ें माइनस करते हैं। हम 6 चीज़ें ऐड कर रहे थे और 2 चीज़ें माइनस कर रहे थे, और जो माइनस वाली वैल्यू थी वो बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ऐड करते हैं। किस चीज़ को ऐड करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो ऐड करेंगे हम, यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं ऐड सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2018 का हमारे पास गिवन है 2 लाख, और हमारे पास 2019 का गिवन है 3 लाख, ठीक है। हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास 2 लाख गिवन है 2018 का, और 2019 का है 3 लाख। और मैंने बताया था जब हमारे पास ऐसा गिवन हो तो हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग बोले तो मैं बोलूँ 2019 हमारा क्लोजिंग हो रहा होगा और ओपनिंग हमारा कौन सा होगा, 2018 होगा, ठीक है। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। तो 3 लाख में से हम जब 2 लाख घटाएंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 लाख में से जब हम 2 लाख को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1 लाख आता है। इतना लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास उसके बाद गिवन है, उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकालने के लिए कुछ भी चीज़ गिवन नहीं है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। समझ में आ रही है बात। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करते हैं। क्या चीज़ ऐड करते हैं, लिख देता हूँ मैं, ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंसेस बोले या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला। इसके अंदर भी हमने पढ़ा था, क्या चीज़ पढ़ा था, गुडविल पढ़ा था, जो कि राइट ऑफ वाली होगी, या गुडविल राइट ऑफ कोई हम क्या आज क्या सीखा हमने, एमोटाइज भी बोलते हैं, और क्या बोलूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे गिवन है 3rd पॉइंट पे, और वो बोल रहे हैं कि 2018 में 3 लाख था और 2020 में हमारे पास कितना है, 2018 में हमारे पास 3 लाख था और 2019 में हमारे पास कितना है, 3,20,000 है, ठीक है। तो 2018 में हमारे पास 3 लाख था और 2019 में हमारा 3,20,000 है। तो 20,000 से हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन बढ़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डेप्रिसिएशन, और इतना कितना लिख देंगे, ये इसके सामने पे मैं लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा, 20,000। समझ में आ रही है बात। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे गुडविल है लिखी है, 2018 की गुडविल कितनी है, 2 लाख, और 2019 की गुडविल कितनी है, 1,60,000। 2018 में हमारे पास 2 लाख की गुडविल थी और 2019 में हमारे पास कितनी है, 1,60,000 है। तो कहीं ना कहीं 40,000 से कम हुई है। 40,000 से कम हुई तो यही क्या होती है, हमारी गुडविल राइट ऑफ होती है, या फिर इसको गुडविल एमोटाइज भी बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गुडविल राइट ऑफ, या फिर एमोटाइज भी बोल सकते हैं। कितने से हुई है भाई, कितने से, हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस वैल्यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है कि कैश कितना, कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ कितने से। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 40,000,
इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास और चीज़ तो गिवन है नहीं, दो ही चीज़ हमारे पास गिवन है, दो चीज़ गिवन है। तो हम थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं क्या चीज़, थर्ड स्टेप में हमारा क्या निकल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये किस तरह से निकालता है, इन ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और वो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख के साथ 20,000 और 40,000 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000 आ जाएगा। 1,60,000 हमारा क्या आ गया भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एंड चेंजेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हुई है। जब हमारी करंट एसेट डिक्रीज़ हो और करंट लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब कभी हमारा करंट एसेट हमारा इंक्रीज़ हो और हमारी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो तो उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। समझ लेते हैं यहाँ पे ऐड डिक्रीज़ इन करंट एसेट स्लैश इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। यहीं पे मैं लिख दूँ लेस इंक्रीज इन करंट एसेट स्लैश डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। समझ में आ रही है बात, ये हमने सब क्या पढ़ा है, पिछली वीडियो में पढ़ा। जिसने भी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है देख लेना, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, तो डिक्रीज़ इन करंट एसेट और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी हमारा क्या होता है, करंट लाइबिलिटी हमारा क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसा रेंट जो हमने दिया नहीं है। ठीक है, रेंट नहीं दिया है तो मतलब टेंशन है, और रेंट हम क्या देते हैं, 1 साल से पहले देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, 1 साल से पहले वाली टेंशन है। तो ये क्या होगी भैया हमारी, ये हमारी होती है क्या, करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी यहाँ पे लिखा है, और करंट लाइबिलिटी को ये क्या कह रहा है कि 3 लाख पहले थी 2018 में। करंट लाइबिलिटी पहले 16,000 थी और अब कितनी हो चुकी है, 40,000 हो चुकी है। ठीक है, पहले कितनी थी, 16,000 थी और अब कितनी हो गई है, 40,000 हो गई है। तो हमारी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है क्या, करंट लाइबिलिटी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ में आ रही है बात, पहले कितनी थी, 16,000 और अब कितनी हो गई है, 40,000 हो गई है। तो 24,000 से हमारी क्या बढ़ गई है भाई, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस भी गिवन है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट होती है, ऐसी हमने क्या इंश्योरेंस की अमाउंट पहले ही दे दी है। ठीक है, अभी मतलब वो साल आया नहीं है पर हमने पहले ही उनको पे कर दिया इंश्योरेंस की अमाउंट एडवांस में, तो उसको हम क्या, वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। वो भी कौन सी एसेट, करंट एसेट होती है। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पहले था 14,000 और अब कितना है, 12,000 है। तो कहीं ना कहीं 2,000 से हमारी क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है क्या, करंट एसेट। कौन सी, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से हुई है, 2,000 से। ठीक है, डिक्रीज़ हुई है कितने से, 2,000 से। इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम, क्या कोई हमारे पास करंट एसेट हमारी बढ़ तो नहीं रही है। यहाँ पे हमारा जो इन्वेंट्रीज़ है, इन्वेंट्रीज़ देखो लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है 2018 में इन्वेंट्री थी 1,40,000 और 2019 में कितनी हो गई, 1,80,000। तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज़ मतलब जो स्टॉक होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कितने से बड़े हैं भाई, 40,000 से बड़े हैं। ठीक है, जब हमारी करंट एसेट इंक्रीज़ हो तो हम उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन्वेंट्रीज़ और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 40,000 लिख देंगे। क्या बात समझ में आ रही है, 40,000 लिख देंगे और यहाँ पे लेस कर रहे हैं हम, इसको लेस कर रहे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता है कि जब भी हमारा करंट एसेट क्या हो, इंक्रीज़ हो तो उसको लेस किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास गिवन है, बिल रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स हमारा सेकंड पॉइंट पे लिखा है 1,40,000 है।
2018 का, और 2019 का कितना है 1,80,000। सेम टू सेम हमारा फिर से बिल्स रिसीवेबल्स हमारी करंट एसेट होती है, और करंट एसेट हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब भी बढ़ेगी तो हम उसको लेस करेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम पर। तो यहाँ पे 40,000 अगेन क्या लिख देंगे हम, अगेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसके बाद हमारे पास और कुछ भी चीज़ गिवन नहीं है, कुछ भी चीज़ गिवन नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। आंसर कैसे निकलेगा, हमारे यहाँ तक का टोटल तो आ रखा था, ये हमने किया था टोटल। इसके बाद इसके साथ ये दोनों चीज़ें प्लस कर देंगे, ये दोनों चीज़ें प्लस कर देंगे तो, और इन दोनों चीज़ों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और जब हम इन सब को टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 1,06,000। कितना आ रहा है, 1,06,000 आ रहा है। और मैंने इसके आगे ना ऐसा ब्रैकेट तो लगाया नहीं है, तो मतलब ये पॉजिटिव में है, किस में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है। जो मैं ब्रैकेट लगाता तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। और यहाँ हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। जब भी हमारा आंसर पॉजिटिव में आए तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ रही है बात, इतनी बात समझ में आ गई। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया है, 1,06,000 आ चुका है हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया। जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा हर चीज़। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है, कंपनीज बैलेंस शीट, और उसके नीचे हमें दे रखा है नोट टू अकाउंट, और फिर लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटी आती है, उन तीनों एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा अपने आंसर में। समझ में आ रही है बात, किसकी मदद से करेंगे हम, कंपनीज बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट की मदद से। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो भी आइटम हो गया हम क्या करेंगे, उसको कहाँ से पढ़ेंगे, सॉल्व करते करते पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, हम सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होना चाहिए, और वो हमारे पास नोट टू अकाउंट में गिवन है। चेक कर सकते हैं आप, पहले क्या कर देना, पूरा क्वेश्चन नोट कर लेना, ताकि आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी से देख सको, और हम क्या करते रहे, साथ साथ हम क्या करते रहे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास नोट टू अकाउंट में गिवन है, 2018 में था 1,00,000 सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद 2019 में कितना है, 2,30,000। पहले था 1,00,000 और अब कितना है, 2,30,000 है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे। 2,30,000 में से जब 1,00,000 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा 1,30,000। समझ में आ रही है बात। तो हम पॉजिटिव में आएगा तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 1,30,000 को। ठीक है, किस तरह से लिखा, मैंने क्या किया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किया, मतलब मैंने क्या किया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर किया। करंट ईयर हमारा 2019 है और प्रीवियस ईयर हमारा 2018 है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो रुक जाओ, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आया था हमारा, 1,30,000। समझ में आ रही है बात। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमारे पास और चीज़ गिवन है नहीं, और चीज़ गिवन है नहीं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना हो जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। जो जनरल रिजर्व, इंटीरियम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास गिवन होता तो हम क्या करते हैं, उसको भी ऐड करते हैं, तब क्या निकालते हैं हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं। पर कुछ गिवन ही नहीं है तो हमारे पास सिर्फ यही गिवन था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पे भी नॉन कैश एक्सपेंसेस गिवन है। नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल बताओ।
कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्या, डेप्रीशिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ या फिर गुडविल एमोटाइज, और क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, वो सब क्या होती है हमारे, क्या होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास वो सब चीज़ें कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, नॉन कैश इनकम आती है। नॉन कैश इनकम कौन कौन सी होती है? डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ठीक है, ये सब हमारे क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होता है हमारा, नॉन कैश इनकम होती है। वो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये भी चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आ जाता है भाई, उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, उसके बाद हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है। ये सब भी हमारे पास गिवन नहीं है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास डिक्रीज़ इन करंट एसेट गिवन है, इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी गिवन है कि नहीं है, ठीक है, वो सब चेक कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, हम उसके बाद क्या चीज़ें ऐड करते हैं, उसके बाद हम ऐड करते हैं डिक्रीज़ इन करंट एसेट स्लैश इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे हम लेस करते हैं कौन कौन सी चीज़ें, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में चेक करो तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है करंट एसेट के अंदर, और वो कितना दे रखा है हमारे पास, 1,20,000, मतलब 12 लाख हमारे पास 2018 का है, और 2019 का कितना है, 11,50,000 है। तो पहले हमारा जो करंट एसेट था ट्रेड रिसीवेबल्स वो कितना था, 12 लाख था, और अब कितना हो गया, 11,50,000 हो गया। तो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुआ है, कितने से डिक्रीज़ हुआ है, कितने से डिक्रीज़ हुआ है, 50,000 से डिक्रीज़ हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50,000। समझ में आ रही है बात? उसके बाद इन्वेंट्रीज़ भी हमारे पास करंट एसेट में गिवन है, इन्वेंट्रीज़ भी गिवन है, और पहले थी हमारे पास 2018 में 8 लाख, और 2019 में कितनी हो गई है, 9 लाख हो चुकी है। तो 1 लाख से वो इंक्रीज़ हुई है। तो इंक्रीज़ जब हमारी करंट एसेट होती है तो कहाँ लिखते हैं हम उसको, हम लिखते हैं उसको लेस वाली जगह में, ठीक है। तो कितने से लिखेंगे हम लिख देंगे इन्वेंट्रीज़ बड़ी है हमारी, कितने से बड़ी है हमारी इन्वेंट्रीज़ बड़ी है 1 लाख से, और इसको हम लेस में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं इसको। समझ में आ रही है बात? ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम किस में, करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में देख लेते हैं ट्रेड पेबल्स। 2018 में हमारे पास 7 लाख की थी, और 2019 में हमारे पास कितना है, 4,50,000 हो चुकी है, ठीक है। पहले 2018 में ट्रेड पेबल्स कितने थे, 7 लाख के थे, और अब कितने हो गए, 4,50,000 हो गए। कभी भी हमारे डिक्रीज़ हो गया करंट लायबिलिटी तो वो क्या होती है, लेस होती है। डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी हमारी क्या होती है, लेस होती है। तो हमारी जो करंट लायबिलिटी है क्या, ट्रेड पेबल्स डिक्रीज़ हो रही है, कितने से डिक्रीज़ हो रही है, 2,50,000 से डिक्रीज़ हो रही है भाई। तो उसको हम लिख देंगे ऐसा। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, किसके लिए भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कुछ भी गिवन नहीं है। कुछ भी गिवन नहीं है तो आ जाओ इसको प्लस करते हैं, और उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ तक की मैं बात करूँ तो हमारा कितना आ रहा है भाई आंसर, यहाँ तक मैं बोलूँ तो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है 1,80,000। समझ में आ रही बात? और इनको मैं प्लस करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3 लाख, हमारा कितना आ जाएगा, 3,50,000 आ जाएगा नेगेटिव में। समझ में आ रही है? तो हम जब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके जस्ट सामने पे 3,50,000, वो भी कौन सा, नेगेटिव का, ठीक है। उसके बाद हम टोटल निकालेंगे तो ये हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये 1,80,000 है और ये 3,50,000 है। जब 3,50,000 में से 1,80,000 घटाते तो 1,70,000 आता है, और ये हमारा क्या आएगा भाई, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमारी नेगेटिव वैल्यू क्या है, बड़ी है। और कभी भी हमारा आंसर नेगेटिव में आए तो हम क्या लिखते हैं भाई, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ रही है बात? तो कैश यूज्ड क्यों लिखा हमने, क्योंकि आंसर किस में आ रहा था, नेगेटिव में आ रहा था। इतनी बात क्लियर है? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाली है भाई, हमने सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला है, और वो कितना निकाल रहा है, 1,70,000, वो भी कौन सा, नेगेटिव का। तो आइए अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो बी पॉइंट हम क्या निकाल रहे हैं भाई, बी एक्टिविटी कौन सी निकाल रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी कौन सी निकाल रहे हैं हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं। तो लिख देते हैं कैश फ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें क्या याद रखना है, हमें फिक्स एसेट याद रखनी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट याद रखना है, और कुछ भी हमारी टेंजिबल एसेट कोई परचेज हो रही हो या सेल हो रही हो तो वो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम चेक करें तो हमारे पास नॉन करंट एसेट के नीचे लिखा है फिक्स एसेट और उसमें लिखा है टेंजिबल एसेट और ब्रैकेट में लिखा है लैंड। 2018 में थी 5 लाख और 2019 में है 6,60,000। ठीक है, 2019 में कितना था, 5 लाख था, और 2018 में 5 लाख था और 2019 में कितनी हो गई है भाई, इसकी वैल्यू 6,60,000 हो गई है। 2019 में 6,60,000 हो गई है, तो कहीं ना कहीं लैंड हमने ख़रीदी है। लैंड ख़रीदी होगी तो हमने पैसा दिया होगा, तभी हमारी लैंड की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए भाई, कुछ लैंड चाहिए। ठीक है, लैंड कब मिलेगी, जब मैं पैसा दूंगा। ठीक है, पैसा दूंगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने पेमेंट करी है, पेमेंट फॉर लैंड परचेज। ठीक है, कितने से होगा भाई, 1,60,000। ठीक है, और नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ तो आउटफ्लो हो रहा है, तो मतलब मैं क्या करूँगा, उसको नेगेटिव में लिखूंगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। जिसको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया कमेंट करके बता देना, मैं समझा दूंगा। तो 1,60,000 की हमने पेमेंट करी और तो हमें क्या मिली भाई, हमें क्या मिली है, हमें लैंड मिली है, इसीलिए हमारी लैंड की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में बढ़ी हुई है। ठीक है ना। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास और कुछ भी गिवन नहीं है और ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने कहा था आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी एकदम सरल है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, बाकी एकदम इजी है। वैसे पूरा कैश फ्लो ही इजी है, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इजी हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम अब सी पॉइंट में हम क्या निकाल देते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी निकाल देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास कहाँ पे ध्यान देना होता है, हमें शेयर कैपिटल देखना होता है। शेयर कैपिटल में जो यहाँ पे 2018 में कितना था हमारा शेयर कैपिटल, 20 लाख था, और 2019 में कितना है, 25 लाख है। तो 5 लाख से हमारा क्या बढ़ा है भाई, शेयर कैपिटल बढ़ा है। शेयर कैपिटल बढ़ा तो कहीं ना कहीं लोगों ने हमें रुपए दिए होंगे और लोगों को हमने शेयर्स दिए होंगे। तो रुपए हमारी कंपनी के अंदर आए या हमारी कंपनी से गए, लोगों ने हमें पैसे दिए हैं तो हमारी कंपनी के अंदर आए होंगे। वो भी कितने से आए होंगे, 50,000 से आए होंगे, क्योंकि पहले हमारे पास 20 लाख थे और अब हमारे पास 25 लाख हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल। तो कहीं ना कहीं 50,000 से हमारे पास क्या आए हैं, पैसे आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। हमने शेयर्स को दिए होंगे, तो उसके बदले में हमारे पास पैसा आया है। कितना पैसा आया भाई, 50,000 पैसा आया। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसके बाद 50,000 नहीं, 5 लाख पैसा आएगा। ठीक है, 5 लाख रुपए आएंगे हमारे पास, 5 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, 25 लाख थे अभी और पहले कितने थे, सिर्फ 20 लाख थे, तो 5 लाख हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो 5 लाख आए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 लाख। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में और चीज़ कुछ भी गिवन नहीं है, डिबेंचर गिवन नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखेंगे। और पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 लाख। इतनी बात समझ में आ रही है। इतना कर देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, A + B + C को प्लस करेंगे। ठीक है, क्या क्या, कैश फ्लो फ्रॉम वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को प्लस किया जाता है। और जब भी प्लस के टाइम पे हमारा जो हम प्लस करते हुए हमारा जो आंसर पॉजिटिव में आए, तो कभी हमारा आंसर पॉजिटिव में आए तो हम लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कभी हमारा आंसर नेगेटिव में आए तो हम क्या लिखते हैं, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मैं बताऊं, ए में हमारा कितना आ रहा था, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ रहा था 1,75,000 नेगेटिव का,
और इन्वेस्टिंग में भी हमारा कितना है 1,60,000 नेगेटिव का। उसके बाद हमारा फाइनेंसिंग में कितना आया 5 लाख आया, वो भी कौन सा पॉजिटिव का। तो हमारा इन सब को जब हमने प्लस कर दिया था तो हमारा कितना आया भाई, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 1,70,000 हमारा क्या आया आंसर आया। तो पॉजिटिव में आया तो हम क्या लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे आया, A + B + C को किया हमने, और तो हमारा कितना आ गया था भाई, हमारा आ गया था 1,70,000। समझ में आ रही है। ये इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं। जो आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो।